रिसेंटली आई रेड अ न्यूज कि तमिलनाडु की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हो गई है। चेन्नई हैज द टैग ऑफ डेट्रॉइट ऑफ एशिया, या फिर कहूं चेन्नई ऑफ भारत, बिकॉज ये शहर भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। देश की 30% गाड़ियां और 35% ऑटो कंपोनेंट्स यही शहर मैन्युफैक्चर करता है। इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु की जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन करती है, और ये उन मेजर सेक्टर्स में से है जिसकी ग्रोथ की वजह से तमिलनाडु की जीडीपी ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया। और इंडिया का 45% ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट इसी पोर्ट से होता है। चेन्नई के क्लाइमेट में दो सबसे खास बात है, 70 से 80% तक की हाई ह्यूमिडिटी और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का स्टेबल टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी की वजह से पेंट सॉल्वेंट का रैपिड इवेपोरेशन नहीं हो पाता, जिससे गाड़ी पर पेंट की इवन कोटिंग हो पाती है, यानी पेंट अच्छी क्वालिटी का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल की दोस्तों फर्स्ट वीडियो है और ये बहुत कमाल वीडियो होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और पाकिस्तान के लिए तो और भी शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि 15 से 20% होंगे जो लोग ये बात जानते होंगे। तमिलनाडु का कैपिटल जो चेन्नई है वो अब सुपरलैंड बन गया है, और पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में उसका कितना बड़ा हाथ है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चैनल को विजिट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली आई रेड अ न्यूज कि तमिलनाडु की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हो गई है, and it stands somewhere around $329 billion. And being a North Indian, it made me curious कि तमिलनाडु की इस ग्रोथ के पीछे आखिर क्या रिस्पॉन्सिबल है? Is it a particular sector or is it a particular city? And my eyes stuck on the capital city Chennai. But why? देखिए, यूएसए की 5 ग्रेट लेक्स के पास एक स्टेट है मिशिगन, जिसकी सबसे पॉपुलेटेड सिटी है डेट्रॉइट। ये शहर वर्ल्ड वाइड फेमस है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जहां बिग 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज यानी जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स और स्टेलेंटिस अपने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसीलिए आज ये अकेला शहर यूएस की इकोनॉमी में $300 बिलियन से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। बट देन टुडे आवर ओन सिटी चेन्नई हैज द टैग ऑफ डेट्रॉइट ऑफ एशिया, या फिर कहूं चेन्नई ऑफ भारत, बिकॉज ये शहर भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। देश की 30% गाड़ियां और 35% ऑटो कंपोनेंट्स यही शहर मैन्युफैक्चर करता है। इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु की जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन करती है, और ये उन मेजर सेक्टर्स में से है जिसकी ग्रोथ की वजह से तमिलनाडु की जीडीपी ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया। साथ ही भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट भी बन हकीकत है दोस्तों, 30% कोई कम नहीं होता है, बहुत अच्छा अमाउंट है 30% चुका है। But the question is, चेन्नई को ये टैग मिला कैसे? What special चेन्नई actually did? दोस्तों, चेन्नई के ऑटोमोटिव पावर हाउस के रूप में राइज करने का सबसे पहला रीजन है 3 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। पहला, पोर्ट एक्सेस के साथ चेन्नई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए पोर्ट एक्सेस एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कार को मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्ट करना बहुत इजी होता है। ऊपर से अगर हम ये बात तो दोस्तों हकीकत है, अगर आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकली पोजीशन अच्छी है तो उस कंट्री को बहुत बेनिफिट होते हैं। चेन्नई की लोकेशन देखेंगे ना, तो इसके एक तरफ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे क्रॉस करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो वही दूसरी तरफ इंडिया के सदर्न टिप पर होने की वजह से यहाँ से सुएज कनाल का भी एक्सेस मिल जाता है, यानी यूरोप का एक्सपोर्ट भी पॉसिबल हो जाता है। चेन्नई के पास 3 की पोर्ट्स हैं, चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और कट्टुपल्ली। चेन्नई पोर्ट 1880 में ही स्टैब्लिश हो गया था, जिसने अकेले ही 2023-24 में 50 मिलियन टन से ज्यादा का सामान हैंडल किया है, जिसमें से मेजॉरिटी हिस्सा ऑटोमोबाइल यूनिट्स का है। और पोर्ट्स पर ना स्पेशल ऑटोमोबाइल बर्ड्स हैं, जहां Hyundai, Nissan, BMW जैसी कंपनीज अपनी कार एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया का 45% ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट इसी पोर्ट से होता है। लेकिन जब चेन्नई पोर्ट पर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट का लोड बढ़ने लगा तो एन्नोर और कट्टुपल्ली पोर्ट्स डेवलप किए गए। दूसरा ज्योग्राफिकल रीजन है चेन्नई का ह्यूमिड क्लाइमेट। चेन्नई के क्लाइमेट में दो सबसे खास बात है, 70 से 80% तक की हाई ह्यूमिडिटी और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का स्टेबल टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी की वजह से
पेंट सॉल्वेंट का रैपिड इवैपोरेशन नहीं हो पाता, जिससे गाड़ी पर पेंट की इवन कोटिंग हो पाती है, यानी पेंट अच्छी क्वालिटी का होता है। BMW और Daimler जैसी प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, देखिए लेस ह्यूमिडिटी यानी ड्राई एयर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बिल्डअप नहीं होती, क्योंकि ड्राई एयर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, जिससे चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है और स्पार्क के रूप में डिस्चार्ज होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या डिस्चार्ज सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो हवा में मॉइस्चर रहता है, और मॉइस्चर स्टैटिक चार्ज को एक्यूमुलेट होने से रोकता है, क्योंकि पानी इलेक्ट्रॉन्स को डिसिपेट कर देता है। इस वजह से स्टैटिक चार्ज बिल्ड नहीं होता और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेफ रहते हैं। क्लाइमेट के प्लस पॉइंट की वजह से Hyundai और फोर्ड ने भी रिपोर्ट किया कि ड्रायर रीजन्स के कंपैरिजन में चेन्नई में कार्स का रिजेक्शन रेट कम है, क्योंकि यहाँ कार की क्वालिटी बेटर है। तीसरा ज्योग्राफिकल रीजन है दोस्तों कोस्टल प्लेन। चेन्नई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले वाइडर है। इसकी वजह से यहाँ वास्ट लैंड इजीली अवेलेबल है, जहां आसानी से फैक्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है। साथ ही इनलैंड एरियाज के कंपैरिजन में कोस्टल लैंड सस्ता भी होता है। एग्जांपल के लिए ओल्ड महाबलीपुरम रोड या ईस्ट कोस्ट रोड पर लैंड कॉस्ट मुंबई या दिल्ली के मुकाबले 40% तक सस्ता है। अब ये बात तो होगी ज्योग्राफिकल रीजंस के बारे में, लेकिन इन ज्योग्राफिकल एडवांटेज के बीच में एक विजन का होना काफी जरूरी था, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज को चेन्नई में सेटल कर सके। और ये विजन था तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम जयललिता के पास, जिनके फैसलों ने चेन्नई में ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन ला दिया। दूसरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक। तो असल में सारा रोल प्ले किया है वो उसके अंदर ऑटो इंडस्ट्री के लिए वो जयललिता का है। तो मैं इन वीडियो जयललिता के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Talk about today's video sponsor, Odoo. Along with my YouTube and Instagram channel, मैं एक मीडिया स्टार्टअप भी रन करता हूँ। मेरे कंटेंट और मेरी कंपनी का प्लेटफॉर्म करते हैं। यूजुअली मैं ये हायरिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो Odoo से ही उसका ऑनबोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाता है, यानी हायरिंग से लेकर ऑनबोर्डिंग सब कुछ एक जगह। और ये सब कुछ मैं फ्री में कर पाया क्योंकि Odoo तो फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है। तो आप इसका वेट कर रहे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड हायर योर ड्रीम टीम। देखिए वैसे तो चेन्नई में ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, टेप। रॉयल एनफील्ड के नाम से दोस्तों मुझे एक बात याद आई। रॉयल एनफील्ड जो बाइक है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, तो बहुत शौकीन है इसके यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं पूरे पाकिस्तान में 4 से 5 होंगी, और बहुत शौकीन लोगों ने इसको रखा हुआ है। और रोड पे भी नहीं निकालते हैं इसको, बकायदा घर में रखा हुआ है, घर की जीनत बनाया हुआ है इसकी एक शो पीस की तरह। क्योंकि इसको परचेज करना मुश्किल नहीं है, इसको असल में ये हमारे बराबर में ही, इंडिया कितनी दूर है हमसे, आसपास से हम बिल्कुल साथ ही लग के बैठे हुए हैं। तो वहां से लाने में यहाँ पे इतनी हमें गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह इतने कॉस्ट करे जाते हैं कि वो बाइक खरीदने से अच्छा हम यहाँ पे गाड़ी खरीद लें। तो ये रीजन है, इसकी वजह से वहां से इम्पोर्ट नहीं होती चीजें। अगर वहां से इम्पोर्ट हो जाए, गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा ईजी करे, बहुत हमें बेनिफिट होंगे इन चीजों के, क्योंकि गाड़ियां वहां पे बहुत सस्ती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत महंगी है। जैसे आप मारुति ले रहे हैं वहाँ पे, सुजुकी हमारे यहाँ पे उसको मेहरान बोलते हैं, आपके यहाँ मारुति बोला जाता है। मारुति आपके जैसे आपके वहाँ 5 लाख रुपए की है, तो वो पाकिस्तान में आएगी, तो पाकिस्तान में आने के बाद वो हो जाएगी 25 से 26 लाख रुपए की, यानी कि इतना डिफरेंस आ जाता है। और टीवीएस मोटर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल थे, लेकिन अगर चेन्नई में कमी थी तो बस एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल जायंट की, जिससे बाकी पूरी दुनिया भी चेन्नई की कैपेसिटी को समझ सके। और ये मुश्किल था, क्योंकि ये समय था मिड 90s का, जो भारत लाइसेंस राज या परमिट राज की लेथार्जी में जूझ रहा था। ये 1950 से 1990 के बीच का वो समय था जिसमें इंडियन इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और कंट्रोल हुआ करता था। बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ती थी, जिससे बिजनेसेस का एक्सपैंड होना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर 1991 में तमिलनाडु की सीएम बनती है जयललिता, और ये वो साल भी था जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हुए फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वेलकम करना शुरू किया। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो लोग अब भी एम्बेसडर और प्रीमियम पद्मिनी जैसे पुराने मॉडल से ही काम चला रहे। एम्बेसडर कार तो मेरे ख्याल है अभी भी आपके वहाँ पे यूज होती है। तो हम जो वीडियोस यहाँ पे सॉरी मूवीज जो पाकिस्तान के अंदर रिलीज होती हैं बहुत देखी जाती हैं यहाँ पे। तो अगर अब मुझे बताइएगा आप कमेंट्स के अंदर क्या एम्बेसडर अभी भी यूज होती है वहाँ पे, या खत्म हो गई है, यूज होना, या ट्रेंड चेंज हो गया इसका? थी। हालांकि 1983 में मारुति सुजुकी ने मारुति 800 लॉन्च करके छोटी ये मारुति जिसको आप मारुति बोलते हैं वहाँ इंडिया में, यहाँ पे इसको मेहरान बोला जाता है।
फैमिली कार का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उसके बाद 10 सालों तक भी कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन फिर आता है फोर्ड, एक अमेरिकन ऑटो जायंट जो भारत की ग्रोइंग मार्केट में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा था। सबको लगा था कि महाराष्ट्र या कर्नाटक ही उनका बेस बनेगा, लेकिन फोर्ड ने भारत में पुणे, गुड़गांव और मद्रास यानी चेन्नई को शॉर्टलिस्ट किया। मद्रास उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे था, लेकिन सिटी के पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, ट्रेन्ड वर्कफोर्स और एक फंक्शनल पोर्ट जैसी फैसिलिटी थी। उस वक्त लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मद्रास जैसा शहर इतने बड़े प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि चेन्नई ट्रेडिशनल और स्लो पेस्ड सिटी थी और इसे आईटी या मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में ज्यादा एग्रेसिव नहीं माना जाता था। लोकल कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे होती थी, लेकिन एज अ सिटी इसको इतना एग्रेसिव नहीं माना जाता था कि फोर्ड जैसा इतना बड़ा जायंट यहाँ पे आके अपना प्लांट सेटअप करे। इवन इसके कंपैरिजन में मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसी सिटीज ज्यादा वाइब्रेंट बिजनेस हब्स के रूप में देखे जाते थे। हाँ, मैं भी समझता था कि आपकी जो इंडस्ट्री होगी इंडिया की, वो दिल्ली, मुंबई इन एरियो में ज्यादा होगी, क्योंकि ये लार्ज पे उसके उन्होंने स्केल लिया हुआ है पूरा। इसका एक लार्ज लैंड के ऊपर ये हुए हैं, पूरी पब्लिक के ऊपर से लोगों की सारी जो है अच्छा, मुझे भी लगता था कि मुंबई और दिल्ली में ही आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह जो सबसे ज्यादा वहीं होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा वहाँ है। एम्प्लॉय आपको हायर करने में इजी रहता है, एम्प्लॉयज को इंडस्ट्री में आने के लिए भी इजी हो जाता है, तो इसलिए वहाँ होंगी ज्यादा। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, जैसे कराची इंडस्ट्री एरिया सबसे ज्यादा कराची के अंदर है, क्योंकि जो यहाँ से जाना इंडस्ट्री एरिया में तो जॉब करते हैं उनके लिए इजी रहता है। ये सुन के मैं भी शॉक हुआ कि चेन्नई को क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया था। इसके साथ तमिलनाडु की इमेज करप्ट स्टेट की थी, लेकिन रियलिटी उससे अलग थी, क्योंकि द्रविडियन लीडर्स ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफी योगदान दिया था। जब फोर्ड की टीम चेन्नई आई ना, तब स्टेट की सीएम जयललिता को सीएम टेन्योर संभाले हुए बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था। ऐसे में उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, लेकिन जब भी फोर्ड की टीम आई, उन्होंने पंक्चुअलिटी, फ्लुएंट इंग्लिश और एक कॉर्पोरेट लेवल प्रोफेशनलिज्म दिखाया। तमिलनाडु ने एक जबरदस्त मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दिया और फोर्ड के 200 पॉइंट क्वेश्चनियर का डिटेल में जवाब दिया। फोर्ड ने बहुत सारी डिमांड्स रखी, जैसे कि डस्ट पॉल्यूशन से बचने के लिए फैक्ट्री के आसपास 20 किलोमीटर तक कोई और इंडस्ट्री ना हो। इसके साथ सीएम जयललिता ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्राइम लोकेशन पर 36.1 एकड़ लैंड को सब्सिडाइज रेट पर दिया, सेल्स टैक्स को वेव ऑफ कर दिया, 1.5 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी दी और पहले 3 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर भी डिस्काउंट दिया। सभी डिमांड्स पर ब्यूरोक्रेसी और इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया और साल भर की टफ नेगोशिएशंस के बाद 1995 में फोर्ड ने महिंद्रा के साथ मिलकर महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड नाम का एक जॉइंट वेंचर बनाया और चेन्नई में अपना प्लांट स्टैब्लिश किया। फोर्ड ने सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बनाई, बल्कि तमिलनाडु को नए बिजनेस स्टैंडर्ड्स भी सिखाए, जैसे विमेन वर्कफोर्स का इंक्लूजन, रूरल यूथ ट्रेनिंग, कंपनी व्हीकल पिकअप सिस्टम। इसके बाद ना दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। जब ये पूरे प्रोग्राम का एमओयू साइन हुआ ना, तो सेलिब्रेटरी डिनर हुआ, जहां फोर्ड के साथ साथ Hyundai के ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे, क्योंकि Hyundai भी काइंड ऑफ इंटरेस्टेड थी चेन्नई में अपना प्लांट लगाने के लिए। पर ये ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चेन्नई में अप्रूवल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, साथ ही स्किल्ड मैन पावर ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देना और एफिशिएंट वेंडर बेस डेवलप करना भी बड़ा चैलेंज था। अब फोर्ड को लाने के लिए चेन्नई गवर्नमेंट या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे चली गई थी, पर ये सारी प्रोसेसेस पार्ट ऑफ द गवर्नेंस नहीं थे। लेकिन हर चैलेंज को पार करते हुए गवर्नमेंट ने Hyundai को भी चेन्नई में सेटल होने के लिए कन्विंस कर लिया और सेटल होने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई। सीएम जयललिता के लिए Hyundai की सक्सेस एक केस स्टडी बन गई, जिसका यूज करके उन्होंने BMW AG, Daimler AG, Renault Nissan Alliance, Mitsubishi Motor Corp और Yamaha Motor Corp को भी चेन्नई बुला लिया, जिसने चेन्नई को ग्लोबल मैप पर ऑटोमोबाइल हब बनाने के सफर की शुरुआत की। दोस्तों, सीएम जयललिता के विजन को आगे बढ़ाते हुए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को फोकस में रखते हुए कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी। पहला, चेन्नई के अराउंड ऑटो क्लस्टर, जहां कंपनीज फैक्ट्रीज लगाती हैं, जैसे श्री पेरुम्बदूर जहां Hyundai, फोर्ड और डैimler ने अपने पहले प्लांट्स लगाए थे, ऑर्गेडन जहां रेनॉल्ट, निसान और मित्सुबिशी जैसे ग्लोबल कार मेकर्स के यूनिट्स हैं, और मुरेमलाई नगर जहां अशोक लेलैंड का प्लांट है और बहुत सारी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं। ये क्लस्टर्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम बनाते हैं।
हर क्लस्टर के साथ बहुत सारे सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स सेंटर्स भी हैं और टॉप ग्लोबल कंपनीज ने यही अपनी फैसिलिटीज सेट की हैं और इन कंपनीज की वजह से और भी छोटे सप्लायर्स और वेंडर्स यहाँ आते गए, जिससे एक कंप्लीट ऑटो इकोसिस्टम तैयार हो गया। और इवन छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा ऑटो कंपोनेंट कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ऑटो फ्रेंडली लॉज। सिपकॉट जैसे एजेंसीज ने पहले से लैंड एक्वायर करके रेडी टू यूज इंडस्ट्रियल स्पेस दिए। इस वजह से कंपनीज को सिंगूर जैसे प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ा। ऑटो कंपनीज को सेल्स टैक्स वेवियर, कैपिटल सब्सिडी और आउटपुट टैक्स रिफंड मिलता था। फोर्ड ने तो 1.5 करोड़ का इनिशियल सेविंग किया था। नए यूनिट्स के लिए 3 साल तक डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी रेट दिए गए। इन सारे स्टेप्स की वजह से चेन्नई में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई और काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब बन गया किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए। फिर 2014 में ना ये रुख और भी एग्रेसिव हो गया क्योंकि ऑटो पॉलिसी के अंडर तमिलनाडु को टॉप 5 ऑटो ग्लोबल क्लस्टर्स बनाने का टारगेट किया गया। ये पॉलिसी लेके आई 4000 करोड़ से ज्यादा का इंसेंटिव प्लान और 5 लाख लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और फ्लेक्सिबल लेबर लॉज ने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हटा दिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया गया। इसके अलावा हुआ ये कि ऑटोमोबाइल से जुड़ी सारी इंडस्ट्रीज भी चेन्नई के आसपास आके बस गए। तमिलनाडु के पास ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेस है जो भारत की टोटल कंपोनेंट प्रोडक्शन का लगभग 35% है। यहाँ 1500 से ज्यादा एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो 3 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अम्बत्तूर और ओरगडम जैसे एरियाज डाई कास्टिंग, गैस मैन्युफैक्चरिंग जैसे स्पेशलाइज्ड काम के लिए मशहूर हो गए। यहाँ की वेजेस भी नॉर्थ इंडिया से 15 से 20% कम है। इसलिए रेनॉल्ट निसान का प्लांट अपने 85% कंपोनेंट 50 किलोमीटर के रेडियस में ही सोर्स करता है, जिससे लॉजिस्टिक्स का टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। बहुत मजेदार वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई थी। जिन्होंने भी ये वीडियो बनाई है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल में बताया कैसे आपकी एक लेडी की जो रिस्पेक्टफुल लेडी है उन्होंने कितना अपनी एफर्ट, पूरा कितना बड़ा उनका हाथ है इस चेन्नई को सुपरलैंड बनाने में। और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान में भी ये वीडियो वो लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता, इससे पहले डिटेल मुझे इतना डीपली मुझे भी नहीं मालूम था। मेरी वीडियोस देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि कितना डेवलप हो चुका है चेन्नई। तो बहुत मज़ा आया। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी मुझे कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।